हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज हमारी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की फिफ्थ क्लास है, जिसमें हम लोग आज राइट ऑफ रिडेम्पशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, या। सो राइट ऑफ रिडेम्पशन, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पहले ये देख लेते हैं कि हमने कल क्या रिवाइज करा था, हमने कल क्या पढ़ा था। तो yesterday we dealt with the types of mortgages, जो कि आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसमें भी मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इन टीपीए इज दैट आप बेयर एक्ट के प्रोविजंस पढ़ो। ठीक है, आप बेयर एक्ट के प्रोविजंस पढ़ो और उन्हीं पे ध्यान दो। बस वहीं से क्वेश्चंस बनने हैं। और क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो बहुत डिस्क्रिप्टिव, पहली बार डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में नहीं आता है। और डिस्क्रिप्टिव ना होने के अलावा बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं कि आपसे बहुत ज्यादा बेसिक पूछ लेंगे। आप सिंपल बेयर एक्ट रीडिंग करोगे ना, उससे ही आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो जो भी हमने कल पढ़ा सेक्शन 58, जो हमने कल कंप्लीट कर लिया है, आप उस सेक्शन को अच्छे से रीड करो। कुछ भी टफ नहीं है उसमें, हमने जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ही ली थी करके कल के लेक्चर में। एंड उसके अलावा जो आपको उसके नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी आज। तो राइट ऑफ रिडेम्पशन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। रिडेम्पशन का राइट, जो कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर में आता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैं छोटी छोटी चीजें मार्क करती हूँ ना, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि रिडेम्पशन किसका राइट है। रिडेम्पशन इज द राइट ऑफ मॉर्गेजर एंड फोरक्लोजर, जो इसकी बाद वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। फोरक्लोजर इज द राइट ऑफ मॉर्गेजी। ठीक है, यहाँ मॉर्गेजर आएगा, यहाँ मॉर्गेजी आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। रिडम्पशन क्या होता है, फोरक्लोजर होता है, अभी मैं डिस्कस करती हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ पर्सन, बी इज अ पर्सन। ए अपनी एक प्रॉपर्टी बी के पास रखता है एज सिक्योरिटी। ठीक है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी के पास रखी है एज अ सिक्योरिटी। एंड जब ए ने अपनी प्रॉपर्टी रखी है और बी ने ए को लोन दिया है, तो ए का ये राइट है ना कि वो पैसे बी को वापस करके अपनी सिक्योरिटी वापस ले। तो इसी राइट को, कि वो अपनी सिक्योरिटी, अपनी प्रॉपर्टी ए वापस ले ले, इस राइट को हम बोलते हैं राइट ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, और जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है ये एब्सोल्यूट राइट है। ठीक है, ये राइट है ही। आप इस राइट को किसी भी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिडेम्पशन थी। मॉर्गेज का पर्पस क्या है? मॉर्गेज का पर्पस सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी रखना है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ए जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल नहीं कर रहा है। अगर उसको दे ही देनी होती, प्रॉपर्टी ओनरशिप ही दे देनी होती, तो वो सेल करता ना, मॉर्गेज क्यों करता? राइट। तो यहाँ पे पर्पस प्रॉपर्टी को एज सिक्योरिटी रखना है। ठीक है, तो वो जब पैसे वापस कर देगा, जब वो पैसे वापस रिटर्न कर देगा, तो ही हैज दिस राइट टू गेट हिज प्रॉपर्टी बैक। राइट, property is only acting as a security, only the interest is going, as we discussed in the last lecture, that in mortgage there is enjoyment of interest, only the interest is transferred, ownership is not transferred. ठीक है, तो इसीलिए ही मॉर्गेज में जो मॉर्गेजर होता है, उसका राइट होता है कि वो जो भी लोन अमाउंट है, जो भी मनी एडवांस था बी के द्वारा, उस लोन अमाउंट को वो रिटर्न कर दे, और रिटर्न करने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वापस ले ले। और इस राइट को ही हम बोलते हैं राइट ऑफ रिडेम्पशन। डन। तो ये मैंने बेसिक से बता दिया आपको कि रिडेम्पशन क्या होता है। अच्छा, फोरक्लोजर क्या होता है, हम यही देख लेते हैं। थोड़ा सा रिडेम्पशन के साथ फोरक्लोजर के बारे में बात होती ही है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जब्त करना। तो फोरक्लोजर क्या होता है? इन द सेम एग्जाम्पल, ये ए है, ये बी है। ए ने अपनी एक प्रॉपर्टी बी को दी है, ठीक है, एज सिक्योरिटी फॉर द लोन अमाउंट विच वॉज गिवन टू ए बाय बी। अब रिडेम्पशन के केस में ए क्या कर रहा था, जो भी उसने लोन लिया था वो उसने चुका दिया था बी को। ठीक है, द लोन वॉज रीपेड, देयर वॉज नो डिफॉल्ट। अब क्योंकि उसने लोन रीपे कर दिया, इसलिए उसका राइट है अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने का। फोरक्लोजर में उसने लोन रीपे नहीं किया, उसने कर दिया डिफॉल्ट, उसने पैसे वापस नहीं किए। ठीक है, अब जैसे ही उसने डिफॉल्ट करा,
तो अब ए की जो प्रॉपर्टी थी वो एज अ सिक्योरिटी बी के पास है, तो अब बी के पैसे का क्या, बी के राइट को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? बी ने तो पैसे लोन दिए थे ना, ऐसे गिफ्ट तो दे नहीं दिए थे, तो ना ही ये सेल थी, ना ही ये गिफ्ट थी, उसने तो लोन दिया था और सिक्योरिटी में प्रॉपर्टी रखी थी। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है वो बी की हो जाएगी और बी इस प्रॉपर्टी से अपना लोन सेटिस्फाई कर सकता है, और इसी राइट को हम बोलते हैं राइट ऑफ फोरक्लोजर। ठीक है, जब्त करने का। ठीक है। हमने जो रिडेम्पशन हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम फोरक्लोजर तो पढ़ेंगे ही, और आगे कुछ सेक्शन में सेल का भी सेक्शन है। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कहीं पे सेल का राइट है, कहीं पे फोरक्लोजर का राइट है, राइट, कहीं पे सेल का राइट है, कहीं पे फोरक्लोजर का राइट है। तो फोरक्लोजर का राइट क्या होता है? ये प्रॉपर्टी जब बी रख लेगा, जब्त कर लेगा, क्यों जब्त कर रहा है ये? क्योंकि ए ने पैसे वापस नहीं करे, तो जो ए की जो प्रॉपर्टी है उससे भी अपने पैसे रखेगा। ठीक है, तो इस राइट को हम बोलते हैं राइट ऑफ फोरक्लोजर। और राइट ऑफ फोरक्लोजर किसका राइट होता है? मॉर्गेजी का राइट होता है। मॉर्गेजी कौन है? मैंने बताया आपको, मॉर्गेजर होता है, मॉर्गेजी होती है। ट्रांसफर कौन होता है? जो कि ट्रांसफरर कौन होता है? जो मॉर्गेजर होता है वो ट्रांसफरर होता है, जो मॉर्गेजी होता है वो ट्रांसफरी होता है। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो आपको क्या याद रखना है एज एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए कि राइट ऑफ रिडेम्पशन किसका राइट है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राइट ऑफ रिडेम्पशन इज द राइट ऑफ द मॉर्गेजर, एंड राइट ऑफ फोरक्लोजर is the right of is the right of mortgagee. Then अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द प्रोविजन। वन मोर थिंग कि आपको इसमें सिर्फ प्रोविजंस पढ़ने हैं, प्रोविजंस पे ध्यान दीजिए और किसी चीज पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, स्टिक टू द वेयर एक्ट, मैं बार बार बोल रही हूँ, और कुछ भी नहीं करना है आपको टीपीए में। स्टिक टू द वेयर एक्ट, समझो उस प्रोविजन को और वेयर एक्ट की लाइनें आप याद रखो। ठीक है ना, तो जो प्रोविजन है वो क्या कहता है? एट एनी टाइम after the principal money has become due, the mortgagor has a right, mortgagor जो मैंने अभी बोला कि रिडेम्पशन किसका राइट होता है? मॉर्गेजर का राइट होता है। हैज अ राइट ऑन पेमेंट और टेंडर at proper time and place of the mortgage money to require the mortgagee। ठीक है, तो आपने इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या देखा कि कब ये होगा? जब पेमेंट ड्यू हो जाएगा। ठीक है, तो मॉर्गे जो रिडेम्पशन का राइट है वो कब हो, वो कब राइट अराइज होता है? पेमेंट ड्यू हो गया तब। मॉर्गेजर का राइट है कि जब वो पे कर दे, तो ड्यू हुआ और दूसरी चीज क्या हुआ? पेमेंट हुआ। तो अब अभी ये चीज हम आगे देखेंगे, मैंने आपको समरी में लिख रखा है ये चीज। ठीक है, एट एनी टाइम आफ्टर द प्रिंसिपल मनी हैज बिकम ड्यू, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? ड्यू हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया? पेमेंट ड्यू हुआ, अमाउंट, और उसने पे कर दिया, टेंडर कर दिया प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर प्लेस पे मॉर्गेज मनी को। तो मॉर्गेजी का क्या, तो वो मॉर्गेजी से क्या रिक्वायर कर सकता है मॉर्गेजर? ये सारी चीजें वो रिक्वायर कर सकता है। ठीक है, उससे पहले क्या होना चाहिए? मॉर्गेज मनी ड्यू हो गया, मान लो कि आप 1 जनवरी 2021 को ड्यू होना था। ठीक है, तो ये 2021 1 जनवरी को ड्यू हो गया। ठीक है, और उसने पे भी कर दिया। सेकेंड चीज, पेमेंट जरूरी है, बिना पे किए रिडम्पशन का राइट अराइज नहीं होगा। ये कंटेंट बहुत जरूरी है। ड्यू होना जरूरी है, दूसरा पे होना जरूरी है। ठीक है, पे हो गया और उसने 1 जनवरी को पे भी कर दिया। तब अब जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी, और ये कैसे? प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे। ठीक है, अब मॉर्गेजर का राइट अराइज होता है कि वो मॉर्गेजी से क्या चीजें मांग सकता है, क्या रिक्वायर कर सकता है? फर्स्ट, टू डिलीवर टू द मॉर्गेजर द मॉर्गेज डीड। वेट अ सेकेंड, या द मॉर्गेज deed and all the documents relating to the mortgage property।
ठीक है, विच आर इन द पोजेशन और पावर ऑफ द मॉर्गेजी। सेकंड में क्या लिखा है, पहले हम दोनों पढ़ लें फिर समझेंगे। वेयर द मॉर्गेजी इज इन द पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू डिलीवर द पोजेशन देयर ऑफ टू द मॉर्गेजर। तो उन्होंने क्या मांगा कि मॉर्गेजर क्या क्या डिलीवर करेगा, आप इसको पॉइंट वाइज लिख लो। सबसे पहले तो वो मॉर्गेज डीड वापस करे, ठीक है, जो डीड बनाई थी मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में जो डीड बनी थी, वो डीड किसको वापस करनी होगी, मॉर्गेजी वो डीड मॉर्गेजर को वापस करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। तो जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी गई है, प्रॉपर्टी के साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी होगी उसके साथ काफी सारे अटैच डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो जो मॉर्गेज डीड हुई है, मॉर्गेज डीड क्या होती है, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू मॉर्गेज इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द मॉर्गेज इज इफेक्टेड इज कॉल्ड द मॉर्गेज डीड। एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, जो कि किसके पोजेशन में या पावर में है, मॉर्गेजी के पावर में है, तभी तो वो मांग रहे हैं, नहीं तो वो मांगता क्यों, राइट। सो विच आर इन द पोजेशन और पावर ऑफ द मॉर्गेजी, सारे ही डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी जो भी डीड साइन हुई है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी चीजें जो कि किसके पोजेशन में है, पावर में है, मॉर्गेजी के पोजेशन या पावर में है। देन वेयर द मॉर्गेजी इज इन द पोजेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, तो अगर प्रॉपर्टी की पोजेशन भी, जैसे हमने कल पढ़ा था कि सिंपल मॉर्गेज में डिलीवरी ऑफ पोजेशन जरूरी नहीं है, ठीक है, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज में कभी पोजेशन डिलीवर हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो जिस भी तरीके का मॉर्गेज है, अगर डिलीवरी ऑफ पोजेशन है, पोजेशन मॉर्गेजी के पास में है, तो मॉर्गेजी क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस देगा किसको, मॉर्गेजर को देगा। तो डिलीवर द पोजेशन देयर ऑफ टू द मॉर्गेजर, ठीक है, पोजेशन मॉर्गेजर को वापस देना। तो हमने जो हाईलाइट कर रखा है वो सारी मेन पॉइंट है, टू डिलीवर क्या, मॉर्गेज डीड, डॉक्यूमेंट्स, पोजेशन, ठीक है, ये तीन चीजें ऐसे याद रखना। मॉर्गेज डीड, डॉक्यूमेंट्स एंड थर्ड चीज क्या है, पोजेशन। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड चीज क्या है, एट द कॉस्ट ऑफ द मॉर्गेजर ईदर टू, अब देखो आप यहाँ पे एट द कॉस्ट ऑफ द मॉर्गेजर, अभी हम इसको बाद में कवर करते हैं, पहले आप आगे का पार्ट पढ़ो। ईदर टू रीट्रांसफर द मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी टू हिम, ठीक है, और टू सच थर्ड पर्सन एज ही में डायरेक्ट, ठीक है, और टू एग्जीक्यूट, and where the mortgage has been affected by a registered instrument to have registered an acknowledgement, कैसे, राइटिंग में, इन राइटिंग, दैट एनी राइट इन डेरोगेशन ऑफ हिज इंटरेस्ट, एनी राइट इन डेरोगेशन ऑफ हिज इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड टू द मॉर्गेज, टू द मॉर्गेजी हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड। बहुत सिंपल टर्म्स में क्या लिखा हुआ है कि मॉर्गेजर पे करेगा, पहली बात तो कॉस्ट, ठीक है, मॉर्गेजर के कॉस्ट पे क्या, आप रीट्रांसफर करना उस प्रॉपर्टी को, या तो मॉर्गेजर को वो प्रॉपर्टी मॉर्गेजर को दे दो वापस, उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस कर दो, या उसके कहने पे किसी थर्ड पर्सन को दे दो जिसको वो डायरेक्ट करता है, ठीक है, या फिर क्या करो, जहां पे मॉर्गेज रजिस्टर्ड होगा। अच्छा, हमने कल एक चीज पढ़ी थी सेक्शन 59 में, क्या पढ़ा था हमने कि 100 रुपीज या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी होगी तो मॉर्गेज हमेशा कैसा होगा, रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड होगा मतलब साइन किया गया होगा बाय द पार्टीज एंड दो विटनेसेस द्वारा एग्जीक्यूट किया गया होगा, ठीक है, याद आया कुछ, यही है सेक्शन 59 कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 या 100 से ज्यादा है तो साइन किया जाएगा बाय पार्टीज, और दो विटनेसेस द्वारा ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। एंड वन मोर थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सिंपल मॉर्गेज, इन सिंपल मॉर्गेज the deed is always registered, okay, you have to remember this कि in simple mortgage जो deed होगी वो हमेशा ही registered होगी, ठीक है, ये एक exception था, मैंने हाईलाइट करके भी बताया था ये वाला पॉइंट कि in the case of simple mortgage such kind of mortgage will always be registered, it is mandatory to register a simple mortgage, ठीक है।
तो यहाँ वो क्या बोल रहा है कि वेयर द मॉर्गेज इज अफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, मतलब जहां पे भी रजिस्ट्री कराई गई है तो वहां पे क्या होगा, एक राइटिंग एक्नॉलेजमेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। एक्नॉलेजमेंट कैसा, रिटन में, कि सारे ही राइट उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कि मॉर्गेजी के पास थे वो सब एक्सटिंग्विश हो गए हैं, ये लिख के रजिस्टर कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मॉर्गेज रजिस्टर्ड था, क्योंकि मॉर्गेज अब रजिस्टर्ड था तो जो भी राइट्स एक्सटिंग्विश हो रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड ही होगा। तो आपको ये वाली चीज इसमें याद रखने की जरूरत है कि जहां पे भी मॉर्गेज रजिस्टर्ड है, आप समझिए कि जब रिडेम्पशन होगा ना, और रिडेम्पशन कौन सी प्रॉपर्टी का हो रहा है, उस प्रॉपर्टी उस मॉर्गेज का हो रहा है जो कि रजिस्टर्ड है, तो रिडेम्पशन भी रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, एक रिटन एक्नॉलेजमेंट मॉर्गेजी साइन करेगा कि जो भी राइट्स मेरे पास आए थे मॉर्गेज के थ्रू वो सारे अब एक्सटिंग्विश हो रहे हैं, और इसको वो एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, execute and where the mortgage has been affected by registered instrument to have registered an acknowledgement in writing that any right in derogation of his interest transferred to the mortgagee has been extinguished। एक एग्जाम्पल के थ्रू लास्ट और समझा देती हूँ, इनके समझ ना आया हो तो। ए है, बी है, इनने सिंपल मॉर्गेज किया। ठीक है, अब बी के पास जो प्रॉपर्टी गई है वो सिंपल मॉर्गेज से हुई है, मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उसका। अब ए ने अपना पेमेंट प्रॉपर ऑन द डेट टाइम जो फिक्स है उस पर कर दिया है। अब ए रिडेम्पशन करा रहा है। ठीक है, तो जब ए रिडेम्पशन कराएगा ना, तो बी को एक एक्नॉलेजमेंट लिखना पड़ेगा कि जो भी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेरे पास राइट्स आए थे वो सब अब एक्सटिंग्विश हो रहे हैं, वो सारे राइट्स जो मेरे पास आए थे वो एक्सटिंग्विश हो रहे हैं, और ये लिख के इसका भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, इसका भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये सिंपल सा इसके बारे में बोल रहा है, और इन सबका जो कॉस्ट है वो कौन पे करेगा, मॉर्गेजर पे करेगा। प्रॉपर्टी या तो मॉर्गेजर के पास चली जाए या उसके बोलने पे किसी थर्ड पर्सन के पास चली जाए, और जब मॉर्गेज रजिस्टर्ड होगा तो जो रिडेम्पशन है वो भी रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, 3 लाइन में ये पूरा पैराग्राफ सिंपल। नाउ मूविंग अहेड, देखिए, provided that the right conferred by this section has not been extinguished by the act of parties or by decree of court। ठीक है, एक ये प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो है होता है तो आप समझ जाया करो कि नेचर क्या है उसका, एक्सेप्शन का नेचर है। तो जहां भी हम प्रोवाइजो पढ़ते हैं तो उसका नेचर एक्सेप्शन का होता है। ठीक है, दैट द राइट कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन, रिडेम्पशन का राइट के बारे में बात कर रहे हैं ये, हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश बाय हुम, मतलब ये राइट कैसे एक्सटिंग्विश नहीं हुआ है, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय डिक्री ऑफ कोर्ट। मतलब जो रिडेम्पशन का राइट है वो हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट राइट है। ठीक है, वो मॉर्गेजर का राइट है, उसे वो कोई नहीं छिना सकता, एक्सेप्ट व्हाट, प्रोवाइडेड क्या दिया गया है, द राइट कन्फर्ड, जो राइट दिया है रिडेम्पशन का वो उनने एक्सटिंग्विश पार्टीज ने ही नहीं कर लिया है अपने एक्ट से, या फिर दूसरी चीज क्या हो गई, कोई कोर्ट ने डिक्री दे दी है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोर्ट ने कोई ऐसी डिक्री दे दी है कि रिडेम्पशन नहीं होगा तो रिडेम्पशन नहीं होगा। ठीक है, या फिर पार्टीज ने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, पार्टीज ने ऐसा कोई एक्ट कर लिया है जिससे कि ये हो जाता है कि अब रिडेम्पशन का राइट एक्सटिंग्विश कर रहे हैं हम, तो रिडेम्पशन का राइट एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज लिखी है। इसी राइट को जो कि सेक्शन में दिया गया है इसको हम बोलते हैं राइट टू रिडीम, और जो हम सूट इंस्टीट्यूट करते हैं उसको हम बोलते हैं सूट फॉर रिडेम्पशन। अब इस लाइन से आपको क्या समझ में आया, जब हम सूट इन्फोर्समेंट के लिए जो सूट लेकर आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सूट फॉर रिडेम्पशन। इसका मतलब क्या, कि रिडेम्पशन के लिए आपको सूट लाना पड़ेगा। ठीक है, रिडेम्पशन कैसे होता है किसी भी प्रॉपर्टी का, एक सूट इंस्टीट्यूट करके, एक सूट फाइल करके, ये इसकी एक प्रोसीजरल चीज बता रहा है।
Now this right is called the right to redeem, and a suit to enforce is called the suit for redemption. Now, nothing in this section shall be deemed to render invalid any provision to the effect that if the time fixed for the payment of principal money has been allowed to pass, or no such time has been fixed, the mortgagee shall be entitled to reasonable notice before payment or tender of such money. ठीक है, इसमें सिंपल सी चीजें क्या बोल रहा है ये कि if the time fixed for the payment of principal money has been allowed to pass, ठीक है, जो भी टाइम फिक्स्ड था प्रिंसिपल मनी पे करने का, मतलब कि जो लोन अमाउंट था उसको लौटाने का जो भी टाइम फिक्स्ड है वो निकल गया. जस्ट अ सेकंड. या फिर नो सच टाइम हैव बीन फिक्स्ड, या फिर ऐसा कोई टाइम फिक्स्ड ही नहीं है कि इस दिन पे आपको पैसे वापस करने हैं, तो मॉर्गेजी को मॉर्गेजी बेसिकली उसका ये राइट है किस चीज के लिए इंटाइटेड है, टू हैव रीजनेबल नोटिस बिफोर द पेमेंट और टेंडर ऑफ सच मनी. मतलब सिंपल सी बात है, ए है, ये बी है, ठीक है, ए ने जो लोन लिया है बी से और जो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है उसका मान लीजिए कि रिटर्न करने का कोई टाइम नहीं है. ठीक है, ए ने लोन लिया और बी ने ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं करे कि इस दिन पे आप मुझे लोन वापस कर देना. ठीक है, तो जब भी ए जब वो लोन वापस करेगा ना, जब भी ए जो है वो लोन वापस करेगा तो बी किस चीज के लिए इंटाइटल्ड है कि ए एक रीजनेबल नोटिस दे बिफोर पेमेंट और टेंडर ऑफ सच मनी. एक रीजनेबल नोटिस दे बी को कि मैं आपको ये पैसे वापस कर रहा हूँ. ठीक है, जिससे बी को पता तो रहे कि ए जो है वो किस चीज का लोन सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू रेंडर एनी प्रोविजन इनवैलिड. इसका मतलब क्या है कि अगर और कोई चीज नहीं है तो, अगर और कोई इसके ऑपोजिट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये चीज रहेगी, वरना ये चीज नहीं रहेगी. ये जो लाइंस है इनका इफेक्ट नहीं होगा. तो नथिंग इन ए सेक्शन शैल बी डीम, मतलब ये जो सेक्शन है इसका इफेक्ट किसी और प्रोविजन पे नहीं पड़ेगा. कि अगर जो टाइम फिक्स्ड है पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल मनी का वो पास हो गया है, ठीक है, और या फिर कोई भी टाइम फिक्स्ड नहीं था, ठीक है, मान लीजिए 1 जनवरी को उसको लौटाना था, 1 जनवरी निकल गई उसने नहीं लौटाया, तो अब जब मॉर्गेजर को अमाउंट लौटाएगा ना तो वो नोटिस देगा उस मनी का पेमेंट करने से पहले. ठीक है, सिंपल इजी. ये हो गया इसका एक्सेप्शन वाला पार्ट है, ये वाला. ये डिफाइन करता है कि राइट क्या, इस राइट को क्या कहते हैं, और सूट कौन सा सूट आता है, और ये एक तरीके का नोटिस का पार्ट है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, और सिर्फ किस कंडीशन में देना है वो ये 2 कंडीशंस लिखी हुई हैं कि जो टाइम था पेमेंट का वो पास हो गया है या फिर टाइम फिक्स ही नहीं था, तो इन 2 कंडीशन में आपको नोटिस देना है. ये वाला डेफिनेशन वाला पार्ट है, ये एक्सेप्शन वाला पार्ट है. ठीक है, नाउ वन मोर पैराग्राफ. रिडेम्पशन ऑफ पोर्शन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी. अभी हम लोग सिर्फ प्रोविजन पढ़ रहे हैं, इसके आगे जो मैंने शॉर्ट में करके लिखा हुआ है, कंटेंट्स बना के लिखा हुआ है, अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम एक बार प्रोविजन पढ़ लेंगे तो आगे पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, नासी रिडेम्पशन ऑफ पोर्शन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी. तो ये किस बारे में बात कर रहा है कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी का एक पार्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का मॉर्गेजर क्या बोल रहा है, मॉर्गेजर है, मॉर्गेजी है, कि मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए थे, मैं आपको 5 लाख रुपए वापस करता हूँ अभी, आप मुझे इस प्रॉपर्टी का एक पार्ट रिडीम कर दो. ठीक है, एक पार्ट रिडीम करो, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी 10 लाख पूरा पे करने के बाद ही रिडीम हो पाएगी. तो मैं आपको अभी 5 लाख रुपए दे रहा हूँ ना, तो आप मुझे आधी प्रॉपर्टी रिडीम कर दो, आधी प्रॉपर्टी आप रखो, जब मैं पेमेंट करूंगा तब आप लेना. तो क्या ये चीज पॉसिबल है, इसमें पढ़ते हैं है कि नहीं है. तो nothing in this section shall entitle a person interested in a share only of the mortgaged property. ठीक है, इस mortgaged property के सिर्फ एक शेयर में, to redeem his own share only own
share only on payment of a proportionate part of the amount remaining due on the mortgage, except only where a mortgagee, or if there are more mortgagees than one, all such mortgagees has or have acquired in whole और इन पार्ट द शेयर ऑफ द मॉर्गेज। इसका मतलब क्या है, देखिए, तो सिंपल सी बात है कि इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो फर्स्ट जो फर्स्ट लाइन है, तो इसमें तो मना कर दिया, पार्शियल रिडम्पशन नहीं होगा। क्या बोला, नथिंग इन द सेक्शन शैल एंटाइट, नथिंग बोला है ना, इंटाइटल पर्सन इंटरेस्टेड, जो कि सिर्फ मतलब एक शेयर में इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो रिडीम कर पाए सिर्फ उसका ही वो शेयर, तो वो ये नहीं कर पाएगा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल एंटाइटल अ पर्सन इंटरेस्टेड इन अ शेयर ओनली ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। तो अगर इस प्रॉपर्टी में 4 लोगों के शेयर हैं, ठीक है, और ये पर्सन बोलता है कि मैं अपना शेयर देके मॉर्गेज करा रहा हूँ, तो वो ये नहीं करा सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सेक्शन साफ साफ इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, टू रिडीम हिज शेयर ओनली ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू ऑन द मॉर्गेज। फॉर एग्जाम्पल, एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो बोल दे कि मैं आपको 1/4 पार्ट पे कर रहा हूँ ना, जितना भी अमाउंट टोटल है उसका मैं आपको 1/4 पे कर रहा हूँ, आप मेरी प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी का मेरा हिस्सा छोड़ दो, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, उसका शेयर वो खुद पैसे दे के उस शेयर को वापस नहीं ले सकता। बट एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्ट क्या लिखा है और ओनली लिखा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में और किसी कंडीशन में नहीं। वेर अ मॉर्गेजी, या फिर एक से ज्यादा मॉर्गेजीज है तो वो सारे मॉर्गेजीज, तो अगर कोई एक मॉर्गेजी है तो वो, या फिर सारे के सारे मॉर्गेजीज क्या, हैज और हैव एक्वायर्ड होल या फिर पार्ट ऑफ द पोर्शन, पार्ट ऑफ द शेयर ऑफ द मॉर्गेजर, ठीक है, तो अगर मॉर्गेजर जो है, ठीक है, उसका जितना शेयर है, तो अगर कोई एक मॉर्गेज है तो उसने, या फिर बहुत सारे मॉर्गेज है तो उन सबने मिलके या तो पूरा का पूरा ही शेयर एक्वायर कर लिया हो, या फिर उस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट एक्वायर कर लिया हो, ठीक है, तभी ये हो सकता है, वरना पार्शियल रिडम्पशन नहीं होगा। तो एज अ जनरल रूल आप बस इतना याद रखना कि जनरल रूल में पार्शियल रिडम्पशन नहीं होता है। तो पार्शियल रिडम्पशन अलाउड है, नहीं है, नहीं है, पार्शियल रिडम्पशन नहीं हो सकता, सिर्फ तब हो सकता है कब, जब एक मॉर्गेजी है तो वो, या फिर जितने भी मॉर्गेजीज है तो वो सारे मॉर्गेजीज क्या एक्वायर कर लें, जो मॉर्गेजर का जो शेयर है उसका पार्ट, या फिर वो होल में, ठीक है, उसका कुछ पार्ट या फिर होल। तो अगर एक या एक से ज्यादा मॉर्गेजीज एक्वायर कर लेते हैं मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी का पार्ट या फिर होल, तभी इस तरीके का पार्शियल रिडम्पशन हो सकता है, वरना पार्शियल रिडम्पशन नहीं होगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। नाउ देखिए, कंटेंट्स ऑफ रिडम्पशन, कंटेंट्स ऑफ रिडम्पशन में क्या है, देयर मस्ट बी अ लॉफुल मॉर्गेज। अच्छा, अब ये कंटेंट्स याद रखना, प्रोविजन अगर थोड़ा सा भी आपको भूलते हो आप प्रोविजन, अगर आपको कंटेंट्स याद रहेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं सही आंसर टिक मार्क कर पाओगे। याद रखना, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर, राइट। आपको हिंट भी है ना, हमें मानती हूँ नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन अगर आपको कंटेंट्स याद है, आपको बैराक का प्रोविजन आपका पढ़ा हुआ है, तो भी आप सही आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, कंटेंट ऑफ रिडेम्पशन में, देयर मस्ट बी अ लॉफुल मॉर्गेज, अच्छा सेकंड पॉइंट पॉइंट बाद में, लॉफुल मॉर्गेज है मतलब जो हमने प्रोसीजरल, जो भी फॉर्मेलिटीज हमने पढ़ी थी ना सेक्शन 58 की और सेक्शन 59 की, अगर वो फॉलो नहीं होती हैं तो वो मॉर्गेज लॉफुल नहीं होगा, ठीक है। तो मॉर्गेज जो है वो कैसा होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए, प्रॉपर एक लॉफुल मॉर्गेज, एक सही मॉर्गेज होना चाहिए। देन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी मस्ट बिकम ड्यू, जैसे कि मैंने आपको प्रोविजन में पढ़ाया था कि मॉर्गेज मनी का पेमेंट ड्यू हो जाना चाहिए, ठीक है, ड्यू होना इंपॉर्टेंट है। ये केस लॉ है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है, बख्तावर बेगम वर्सेस हुसैनी खातून, ये इस पॉइंट से रिलेटेड है, फैक्ट्स में जजमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये देखो कि ये किस पॉइंट से रिलेटेड है। आप यहाँ पे जुडिशरी मेंस नहीं लिख रहे हो कि आपको सारे केसेस के फैक्ट्स याद होने चाहिए, जजमेंट याद होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इतना याद रखो कि ये जो केस है ये एक लैंडमार्क केस है, जिसमें ये बोला गया था कि मॉर्गेज मनी का पेमेंट पहले ड्यू होना चाहिए ना,
पहले ड्यू तो हो, उसके बाद ही आप राइट ऑफ रिडेम्पशन एक्सरसाइज कर सकते हो। देन मॉर्गेज मनी मस्ट बी पेड, डेफिनेटली आप पैसे पे करोगे, उसके बाद ही आप रिडेम्पशन का सूट फाइल कर सकते हो। सूट फॉर रिडेम्पशन इज नेसेसरी, जो मैंने आपको बोला था। रिडीम और अच्छा ये बात याद रखना, रिडेम्पशन रिडेम्पशन कराने के लिए, फोरक्लोजर कराने के लिए सूट लगता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए एक सिविल सूट जाके फाइल करना पड़ेगा। अगर आपको रिडेम्पशन कराना है, आपको एक सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, फोरक्लोजर के लिए, रिडेम्पशन के लिए। नाउ इफ द मॉर्गेज वाज रजिस्टर्ड देन रिडेम्पशन विल आल्सो बी रजिस्टर्ड, जो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। देखा कितना इजी हो गया कंटेंट, हमने ये सब अभी पढ़ लिया प्रोविजन में। तो कंटेंट याद रखना आसान है और पॉइंट वाइज बन गया है, तो आप कुछ भी भूलोगे नहीं। आप फिंगर्स पे इसको याद रख सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि देयर मस्ट बी अ लॉफुल मॉर्गेज। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि मनी पेमेंट जो है वो ड्यू हो जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि मॉर्गेज मनी पे हो जाना चाहिए, ठीक है। उसने ड्यू हुआ, 1 जनवरी को ड्यू हुआ और उसने 2 जनवरी को मान लीजिए पे भी कर दिया, ठीक है। देन सूट फॉर मॉर्गेज लाना जरूरी है, ऐसे ही रिडेम्पशन नहीं होता, आपको सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। सूट फॉर रिडेम्पशन अलग तरीके से इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। देन अगर मॉर्गेज आपने रजिस्टर्ड कराया था, तो अब आपका जो रिडेम्पशन है वो भी रजिस्टर्ड होगा, इससे पहले हमने पढ़ा था। कैसा होगा वो भी? एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट होगा, राइटिंग में होगा, रिटन होगा, और आप उसको एग्जीक्यूट कराओगे, रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। एक्नॉलेज्ड, राइटिंग, एग्जीक्यूट एंड रजिस्टर्ड। तो ये चारों चीजें आपको कंटेंट्स ऑफ रिडेम्पशन में याद रखनी है। देयर मस्ट बी अ लॉफुल मॉर्गेज, ड्यू, पेड, सूट फॉर रिडेम्पशन नेसेसरी, एंड अगर मॉर्गेज रजिस्टर्ड है तो रिडेम्पशन भी रजिस्टर्ड होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमने देखा था, कहाँ पे, फर्स्ट वाली स्लाइड्स में, कि मैं आपको स्लाइड बता देती हूँ। यहाँ हमने देखा है ना कि ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारे राइट्स हैं कि ड्यू हो गया मॉर्गेजर द्वारा पेमेंट, तो वो क्या क्या करवा सकता है मॉर्गेजी से, रिक्वायर द मॉर्गेजी, ये 4 चीजें वो करवा सकता है, 1 2, और इस वाली स्लाइड का ये 3, एंड देन वन मोर, यहाँ पे जो वाला जो स्लाइड है। तो इन्हीं स्लाइड को मैंने पॉइंट वाइज करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, राइट ऑफ मॉर्गेजी और अंडर मॉर्गेजर, ठीक है, राइट ऑफ मॉर्गेजर अंडर रिडेम्पशन। तो क्या क्या राइट होता है मॉर्गेजी के रिडेम्पशन में? क्वेश्चन इज दैट व्हेन राइट ऑफ रिडेम्पशन इज टर्मिनेटेड, ठीक है। तो अगर अगर हम देखें कि, हाँ, क्वेश्चन क्या है कि राइट ऑफ रिडेम्पशन क्या टर्मिनेट हो सकता है या नहीं, ठीक है। बेसिकली क्या ये राइट टर्मिनेबल है या नहीं है। अभी मैंने सबसे पहले बात की ना कि राइट ऑफ रिडेम्पशन जो है वो एब्सोल्यूट राइट है, ठीक है, वो राइट कोई छीन नहीं सकता। उसके बाद हमने 2 चीजें पढ़ी थी, 2 एक्सेप्शंस पढ़े थे, कि डिक्री ऑफ कोर्ट, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एक्ट ऑफ पार्टीज। डिग्री ऑफ कोर्ट एंड एक्ट ऑफ पार्टीज, हमने ये 2 चीजें पढ़ी थी कि एब्सोल्यूट राइट है, और डिग्री ऑफ कोर्ट और एक्ट ऑफ पार्टी, सिर्फ ये दो ही चीज होते हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए आगे का देखना कि क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, कि क्या राइट ऑफ रिडेम्पशन हम टर्मिनेट कर सकते हैं। तो अब आप पढ़ो, द राइट ऑफ रिडेम्पशन इज एन एब्सोल्यूट राइट। तो जनरल टर्म्स में अगर हमें बेसिकली जनरली देखें, तो रिडेम्पशन का जो राइट है वो एक एब्सोल्यूट राइट है, ठीक है, एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मॉर्गेजर, ठीक है। इट कैन नीदर बी टर्मिनेटेड, जैसा मैंने बोला था, नॉर कैन एनी रिस्ट्रिक्शन बी मेड ऑन सच राइट, ठीक है। ये ना ही बहुत क्लियर टर्म्स में साफ साफ बोल दिया है कि राइट टर्मिनेट नहीं हो सकता, ये एक एब्सोल्यूट राइट है, एक्सेप्शन आएगा इसके बाद। तो अगर आपसे कोई जनरली पूछे कि राइट ऑफ रिडेम्पशन क्या है, तो इट इज नॉन टर्मिनेबल, और ना ही इसके ऊपर कोई भी किसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन आप डाल सकते हो। मतलब मान लो अगर ये राइट ऑफ रिडेम्पशन है, तो आप इसमें क्लॉजेस ऐड नहीं कर सकते कि ये है तो आपका राइट, पर आपका ये राइट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस होगा या सब्जेक्ट टू कंडीशंस होगा। सो यू कैन नॉट ऐड एनी सब्जेक्ट टू कंडीशंस, या फिर यू कैन नॉट ऐड एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन टू दिस राइट। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सो
It is neither terminable nor can any restriction can be made on such right. Then there is a famous maxim of once a mortgage always a mortgage. ये important है. ठीक है, ये अगर क्वेश्चन एक ऐसा फॉर्म हो सकता है कि वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, इसका रेफरेंस बताओ आप, ये किस रेफरेंस में ये स्टेटमेंट है? तो ये राइट ऑफ रिडेम्पशन की स्टेटमेंट में है कि जो रिडेम्पशन का राइट है इट इज नॉन टर्मिनेबल, ये खत्म नहीं होगा, ना ही इसके ऊपर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी. ठीक है, नॉन टर्मिनेबल एंड नो रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, नथिंग बट अ मॉर्गेज. अच्छा, ये कुछ मैक्सिम्स हैं, कुछ सेइंग्स हैं, कुछ मैक्सिम्स हैं, कुछ कोट्स हैं जो कि रिडेम्पशन के साथ चलते हैं. तो अगर आपको फॉर एग्जांपल चार मैक्सिम्स, चार तरीके के कोड दिए गए हैं और पूछा जाता है कि इसमें से राइट ऑफ रिडेम्पशन के लिए कौन सा सेइंग या फिर कोट अप्लाई होगा, इसलिए आपको ये एक बार ध्यान में रखना है. वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, मतलब अगर आपने एक मॉर्गेज कर दिया तो वो हमेशा मॉर्गेज ही रहेगा, राइट ऑफ रिडेम्पशन उसमें एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, मॉर्गेज विल बी अ मॉर्गेज, इट विल नॉट टर्न टू सेल या गिफ्ट कि वो प्रॉपर्टी अपनी वापस ना ले. उसको वो प्रॉपर्टी वापस मिलेगी क्योंकि उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एज अ सिक्योरिटी सर्व करना था. सेल नहीं थी कि ओनरशिप हो गई हो, या गिफ्ट नहीं था कि उसने विदाउट एनी कंसिडरेशन दे दिया हो. तो वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज. देन नथिंग बट अ मॉर्गेज, ये भी इसी से रिलेटेड है. वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, नथिंग बट अ मॉर्गेज, ये सारे मैक्सिमम सेइंग्स जो हैं ये हम टीपीए में रिडेम्पशन के साथ पढ़ते हैं. दिस इज अ रूल दैट इट कैन नेवर बी टर्मिनेटेड. Any agreement to stop the right of redemption is a clock name. This is a clock on redemption and hence is void. तो ये वाली लाइन आपने पढ़ी. तो किसी भी तरीके का अगर पार्टीज एग्रीमेंट करती हैं जिसमें रिडेम्पशन का राइट स्टॉप हो रहा है, टू स्टॉप द रिडेम्पशन, ये एक क्लॉग हो जाएगा रिडेम्पशन पे. मतलब क्लॉग, यू अंडरस्टैंड, रिडेम्पशन को रोकेगा, ये क्लॉग हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा. और ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन का इफेक्ट क्या होगा? सीधे सीधे वॉइड. तो एनी एग्रीमेंट, एक ऐसा कोई भी एग्रीमेंट which restricts the right of redemption is void. एनी एग्रीमेंट जो कि रिस्ट्रिक्ट करेगा रिडेम्पशन के राइट को, वो क्या हो जाएगा? वॉइड. तो ऐसा एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते हो. there's a landmark case on this, the name of which is Rice versus Noakes. ये 1902 का केस है. ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट मैंने बताया ना, ये इसी केस में हेल्ड हुआ था. ये बहुत लैंडमार्क केस है, बहुत 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 लैंडमार्क केस है रिडेम्पशन का, जिसमें साफ साफ ये चीज हो गई थी कि अगर आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो ना जिससे कि रिडेम्पशन के राइट को आप टर्मिनेट कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, कंडीशंस लगा रहे हो, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट होगा वो वॉइड हो जाएगा. तो आप तो इस केस में राइट ऑफ रिडेम्पशन को एब्सोल्यूट पावर दे दी गई थी. ठीक है, कि ये राइट एक्सटिंग्विश नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा. देन रिडेम्पशन का राइट किसके अगेंस्ट होता है? मॉर्गेजी, क्योंकि उसको हमने प्रॉपर्टी दी है उसके अगेंस्ट, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है जिसके पास उसकी प्रॉपर्टी रखी हुई है तो वो. सिंपल सी बात है ना, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दी है तो किससे वापस लेगा? बी से ही लेगा ना. अब इन केस बी का कोई रिप्रेजेंटेटिव है सी जिसके पास वो प्रॉपर्टी है, तो या तो वो बी से लेगा या फिर वो सी से लेगा जो कि बी का रिप्रेजेंटेटिव है जिसके पास वो प्रॉपर्टी है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगी मैं. सेक्शन 61 and section 60 and section 91. If possible, we'll discuss it in the next slide, in the next class. या फिर जब हम सेक्शन 91 डिस्कस करेंगे हम तब भी पढ़ सकते हैं. Now, no partial redemption. No partial adoption नहीं है, ये redemption है. Sorry for this mistakes, मैं ध्यान रखूंगी इसका. No partial redemption can be done due to the principle of indivisibility of mortgage. अब ये partial redemption क्यों नहीं हो रहा है?
जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि पार्शियल रिडेम्पशन के बारे में हमने पढ़ा था ना कि ए है, ठीक, एक प्रॉपर्टी है, उसके चार हिस्से हैं। तो क्या इसके मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी का हिस्सा है, ये डी का हिस्सा है। तो क्या ए बोल सकते हैं मैं 1/4 पार्ट आपको पे करो, आप मेरा शेयर रिडीम कर दो इस पूरी प्रॉपर्टी का? तो वो क्यों नहीं हो सकता? पार्शियल रिडेम्पशन नहीं हो सकता था, जनरल रूल हमने पढ़ा था। कब हो सकता है? कि जब मॉर्गेजर या सॉरी जब मॉर्गेजी जो है उसने मॉर्गेजर की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसको होल या फिर पार्टली उसका कोई पार्ट एक्वायर किया हो। ठीक है, तो हमने पार्शियल रिडेम्पशन के बारे में बात की थी। तो क्यों नहीं हो सकता पार्शियल रिडेम्पशन? बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजिबिलिटी ऑफ मॉर्गेज। मॉर्गेज में एक प्रिंसिपल होता है कि मॉर्गेज जो है वो इंडिविजिबल है, मॉर्गेज को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल के चलते, इस प्रिंसिपल के कारण जो मॉर्गेज है उसका पार्शियल रिडेम्पशन नहीं होता है। ठीक है, so there is no partial redemption due to this principle. However, if the interest of the mortgage is can be can be separated or divided, then partial redemption can be done. तो अगर इस इंटरेस्ट को सेपरेट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, तो पार्शियल रिडेम्पशन हो जाएगा। बट अगर वो इंटरेस्ट सेपरेबल ही नहीं है, इनडिविजिबल है, तो उस इंडिविजिबल मॉर्गेज को आप डिविजिबल मॉर्गेज नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो एज अ जनरल रूल जो मॉर्गेज है वो क्या होता है, उसका पार्शियल रिडेम्पशन नहीं हो सकता है क्योंकि इंडिविजिबिलिटी ऑफ मॉर्गेज। लेकिन अगर पार्ट सेपरेट या डिवाइड हो सकता है, पार्शियल रिडेम्पशन हो सकता है, अगर सेपरेट या फिर डिवाइड हो सकता है उस प्रॉपर्टी का पार्ट, तो फिर पार्शियल रिडेम्पशन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, नाउ नाउ सी कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शंस क्या के हैं कि हमने अभी आते में एक स्लाइड देखी थी कि टर्मिनेबल है या नहीं है, क्या मॉर्गेज टर्मिनेबल है या नहीं है। तो हमने जनरल रूल पढ़ा था कि मॉर्गेज टर्मिनेबल नहीं होता है, यू कैन नॉट टर्मिनेट द मॉर्गेज, क्योंकि जो रिडेम्पशन का राइट है वो एक एब्सोल्यूट राइट है। उसके साथ हमने दो कोड्स भी देखे थे, नथिंग बट अ मॉर्गेज, वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, राइट। उसके हमने दो एक्सेप्शंस देखे थे, एक्ट ऑफ पार्टीज एंड डिक्री ऑफ कोर्ट। ठीक है, ये उन्हीं एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, इफ द मॉर्गेज डीड कंटेन्स द क्लॉज दैट नो रिस्ट्रिक्शन शैल अप्लाई, ठीक है, एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट पर्पस। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई मॉर्गेज डीड में एक ऐसा क्लॉज वो डाल देते हैं कि इस तरीके का जो राइट ऑफ रिडीम है ना, वो ऐसा राइट एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट नो रिस्ट्रिक्शन शैल अप्लाई। ठीक है, इस राइट ऐसा किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, तो फिर पार्टीज का अगर ऐसा एक्ट हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है कि रिडेम्पशन का राइट नहीं होगा, तो रिडेम्पशन का राइट नहीं होगा, ये इसका एक्सेप्शन हो गया। या फिर वो या तो उसी मॉर्गेज डीड में लिख दें, ठीक है, कि राइट ऑफ रिडेम्पशन नहीं होगा, या फिर वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट कर दें, नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 62 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने वहां पे पढ़ा होगा। तो या तो उस डीड में लिख दें कि राइट ऑफ रिडेम्पशन नहीं होगा, या फिर एक वो नया कॉन्ट्रैक्ट कर लें, न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर लें, जिसमें वो लिख दें कि राइट ऑफ रिडेम्पशन एक्सटिंग्विश्ड है, यहाँ नहीं होगा, तो फिर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज ऐसा राइट नहीं दिया जाएगा। दूसरा, पहले हम ये देख लेते हैं बाय कोर्ट। कोर्ट ने अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी को सेल करने की डिक्री दे दी, या फिर कोर्ट ने फोरक्लोजर के बारे में बात कर दी, ठीक है, तो फिर इन दोनों पार्ट में क्या होगा कि अगर कोर्ट ने ऐसा कोई भी डिक्री दी है फोरक्लोजर की या फिर सेल की, तो भी रिडेम्पशन का राइट नहीं होगा। ठीक है, देन बाय मर्जर ऑफ राइट्स, वेयर बाय द राइट्स ऑफ बोथ द पार्टीज इज वेस्टेड इन वन पार्टी। ठीक है, मर्जर ऑफ राइट्स क्या होता है, जब मॉर्गेज और मॉर्गेजी एक ही हो गए हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगी, हमने सेल में भी पढ़ा था। मर्जर ऑफ राइट्स क्या होता है, और ये क्या लिखा है, वे बाय द राइट ऑफ बोथ द पार्टीज इज वेस्टेड इन वन पार्टी। मतलब मॉर्गेजर और मॉर्गेजी एक ही पर्सन, ऐसा हो सकता है क्या कि मॉर्गेजर और मॉर्गेजी एक ही पर्सन हो गया? ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी प्रॉपर्टी अपने आप को दे ले,
और उससे लोन ले ले। अब ऐसा जनरली तो कोई भी इंसान बोलेगा नॉट पॉसिबल। तो ये कैसे होता है ये मैं बताती हूँ। ये हमने सेल में भी पढ़ा था। हमने सेल में क्या पढ़ा था? बाय ट्रस्ट एंड इन डिफरेंट कैपेसिटीज। ठीक है, हमने दो चीजें पढ़ी थी, बाय ट्रस्ट एंड इन डिफरेंट कैपेसिटीज। सो बाय मर्जर ऑफ राइट्स में तो क्या होता है यहाँ पे कि मान लीजिए एक पर्सन है अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ठीक है, एक इंडिविजुअल है। देन ए इज ऑल्सो द सीईओ ऑफ अ फर्म। अब सीईओ को मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की नीड हुई और वो प्रॉपर्टी ए के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ए ने अपनी वो प्रॉपर्टी अपनी फर्म में दे दी। तो ए यहाँ पे एक इंडिविजुअल था और ए यहाँ पे एक सीईओ था। तो ए ने अपनी प्रॉपर्टी फर्म को दी है ना, फर्म के हिसाब से तो ये सीईओ है ना। तो यहाँ पे एक अलग कैपेसिटी में है, यहाँ पे एक अलग कैपेसिटी में है। तो यहाँ पे वो मॉर्गेजर है और यहाँ पे भी वो मॉर्गेज, यहाँ पे वो मॉर्गेजी है, ठीक है। बट एक ही पर्सन है। देखो आप, ए ही है, यहाँ वो मॉर्गेजर बन गया, यहाँ वो मॉर्गेजी बन गया। तो एक ही पर्सन मॉर्गेजर भी है और एक ही पर्सन मॉर्गेजी भी है, क्योंकि एक में वो इंडिविजुअल पर्सन है, एक में वो एक कंपनी का सीईओ है, ठीक है। तो अगर वो अपनी ही प्रॉपर्टी, एक अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को फर्म में यूज कर रहा है सीईओ बन के, तो वो मॉर्गेजर भी बन गया, वो मॉर्गेजी भी बन गया। तो जब मर्जर ऑफ राइट्स हो जाए तो राइट ऑफ रिडेम्पशन नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में राइट ऑफ रिडेम्पशन को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। क्लियर? एक्ट ऑफ पार्टीज, डिक्री ऑफ कोर्ट, बाय मर्जर ऑफ राइट्स। देन यहाँ क्या लिखा है? बाय टर्मिनेशन बाय लॉ। अब लॉ ही टर्मिनेट कर दे कि रिडेम्पशन का राइट नहीं देंगे। प्रॉपर्टी मान लीजिए गवर्नमेंट के पास चली गई, प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने फोरफीचर कर लिया या फिर प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। तो गवर्नमेंट के ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ऑर्डर के सामने तो कुछ भी नहीं है ना। सारे आपने एमपीएलआरसी, सीजीएलआरसी, ये सारी जो लैंड रेवेन्यू कोड पढ़ा होगा, उसमें एक प्रोविजन आता है एमपीएलआरसी सेक्शन 5758 में है कि ऑल लैंड बिलोंग टू द स्टेट। और इसी प्रोविजन के कारण हम टैक्स पे करते हैं, हम ओनर होने के बाद भी उस लैंड का टैक्स पे करते हैं, क्योंकि ये सेक्शन क्या बोलता है कि ऑल लैंड बिलोंग टू स्टेट। जितना भी लैंड है सब स्टेट का है, ठीक है। तो बाय टर्मिनेशन ऑफ लॉ, इसमें क्या है? बाय वेस्टिंग ऑफ, अगर वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट में चला गया या फिर फोरफीट हो गई गवर्नमेंट द्वारा या फिर एक्वाइजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट हो गया। तो ये चार एक्सेप्शन आपको याद रखना है: एक्ट ऑफ पार्टीज, मर्जर ऑफ राइट्स, बाय कोर्ट एंड बाय टर्मिनेशन ऑफ लॉ, ठीक है। नाउ नोटिस, ठीक है। सो नोटिस में क्या दिया गया है कि नोटिस देना क्या जरूरी है? नोटिस देना जरूरी नहीं है। बट अगर रिडेम्पशन, मतलब बेसिकली कौन से नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं? ए है, बी है, ठीक है। मान लीजिए 1 जनवरी को रिडीम करना था, इस दिन नहीं किया, ठीक है। अगर इस दिन कर दिया तो कोई नोटिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी के पता है कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट, मेरा एक एग्रीमेंट हुआ है कि मुझे इस तारीख को पैसे वापस मिलेंगे। तो नोटिस देने की जरूरत नहीं, वो सीधे जाके अपने 10 लाख रुपए वापस कर दे, मतलब जो भी उसने लिया था अमाउंट वापस कर दे कि ठीक है ये लो। बट अगर 1 जनवरी को था, 1 मार्च को आता है ए रिटर्न करने, तो अब जब वो लेटर आएगा ना, तो अब उसको नोटिस देना पड़ेगा कि मैं कौन से पैसे लेकर आया हूँ, किस बात के लिए मैं आपको पैसे रिटर्न कर रहा हूँ। So, if the redemption is done later, then an agreement can be done that in such a condition notice is to be given. सिंपल सी बात है, अगर बाद में रिडेम्पशन हो रहा है तो एक एग्रीमेंट किया जा सकता है कि ऐसे कंडीशन में आपको नोटिस देना कंपलसरी होगा, ठीक है। तो ये हो गया नोटिस वाला पार्ट। सो दैट्स ऑल फॉर रिडेम्पशन। जल्दी से एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज की स्लाइड में, रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि रिडेम्पशन किसका राइट होता है? मॉर्गेजर का राइट होता है। फोरक्लोजर किसका राइट होता है? मॉर्गेजी का राइट होता है। देन हमने प्रोविजन पढ़ा जिसमें हमने देखा कि किसी भी टाइम पे प्रिंसिपल मनी ड्यू होने के बाद मॉर्गेजर के पास ये राइट होता है कि वो पैसे का जो पेमेंट है वो पेमेंट करके या फिर टेंडर करके प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर प्लेस पे मॉर्गेज मनी को वापस करके मॉर्गेज से क्या क्या रिक्वायर कर सकता है कि वो
मॉर्गेजी को क्या दे दे, मॉर्गेज डीड वापस कर दे, सारे डॉक्यूमेंट वापस कर दे जो उसके पावर पोजेशन में है, और प्रॉपर्टी का पोजेशन भी वापस कर दे। देन मॉर्गेजर की कॉस्ट पे प्रॉपर्टी या तो मॉर्गेजर को वापस कर दे या फिर किसी थर्ड पर्सन को जिसको वो डायरेक्ट करे। ठीक है, और जब मॉर्गेज रजिस्टर्ड होगा तो रिडेम्पशन भी रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड मतलब कैसा, एक्नॉलेजमेंट दी जाएगी राइटिंग में, जो कि एग्जीक्यूट की जाएगी। ओके, देन हमने देखा कि प्रोवाइडेड दैट, हमने एक्सेप्शंस देखे कि कब ये राइट एक्सटिंग्विश नहीं हो पाएगा, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय द डिक्री ऑफ कोर्ट, प्रोवाइडेड दैट द राइट्स कन्फर्ड बाय द सेक्शन हैव नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड बाय द राइट ऑफ बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज और द डिक्री ऑफ कोर्ट। तो अगर एक्ट ऑफ पार्टीज या फिर डिक्री ऑफ कोर्ट है तो इस राइट को हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। देन हमने सूट फॉर रिडेम्पशन क्या होता है पढ़ा, और राइट टू रिडीम पढ़ा। देन हमने नोटिस के बारे में बात करी, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात करी, कि अगर टाइम फिक्स्ड है पेमेंट के लिए और वो टाइम निकल गया है या फिर कोई टाइम ही नहीं है, तो फिर आपको रीजनेबल नोटिस पेमेंट करने से पहले देना पड़ेगा। देन हमने पोर्शन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी माने कि पार्शियल रिडम्पशन के बारे में बात करी, कि एज अ जनरल रूल पार्शियल रिडम्पशन नहीं हो सकता, लेकिन कब, ओनली व्हेन वेयर अ मॉर्गेजी या फिर बहुत सारे मॉर्गेजीज हों तो उन्होंने एक्वायर कर लिया होल या फिर एक पार्ट ऑफ द शेयर ऑफ मॉर्गेज। देन कंटेंट्स लॉफुल मॉर्गेज होना चाहिए, ड्यू होना चाहिए, पेड होना चाहिए, सूट आना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। देन जो कि मैंने आपको बताया था कि क्या रिडेम्पशन का राइट है वो टर्मिनेबल है या नहीं है, तो अगर जनरल रूल नहीं है, एब्सोल्यूट राइट है, ना ही टर्मिनेट हो सकता है, ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। इसके कुछ फेमस कोट्स हैं, सेइंग्स हैं, कि वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, नथिंग बट अ मॉर्गेज। ठीक है, बट इसका एक आपको लैंडमार्क केस भी मिलेगा, राइस वर्सेस नोक्स का, जिसमें ये बोला गया था कि एनी एग्रीमेंट, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट करा जाएगा जो कि रिडेम्पशन पे के राइट पे क्लॉग बन जाएगा, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो रिडेम्पशन का राइट किसके अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट मॉर्गेजी या फिर एनी अदर पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन है। देन कोई भी तरीके का पार्शियल रिडेम्पशन नहीं होगा, लेकिन अगर मॉर्गेज जो है वो सेपरेबल है, उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो पार्शियल रिडेम्पशन भी हो सकता है। एक्सेप्शंस में हमने 4 पढ़े, एक्ट ऑफ पार्टीज, मर्जर ऑफ राइट, बाय कोर्ट एंड बाय टर्मिनेशन ऑफ लॉ। देन हमने लास्ट स्लाइड में नोटिस पढ़ा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड अच्छा, मैं 2 केसेस और लिखवा देती हूँ रिलेटेड टू दिस। ठीक है, 2 बेसिक से केसेस है, लैंडमार्क केसेस है, तो हम क्यों छोड़े, राइट। हम कोई भी ऐसी चीज मिस नहीं करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो। सी बख्तावर बेगम का जो मैंने केस यहाँ बताया था, ये वाला, तो इस ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया। इस केस में क्या बोला गया था कि रिडेम्पशन तभी होगा जब पेमेंट ड्यू हो जाएगा, ड्यू के बिना रिडेम्पशन नहीं होगा। एक केस तो ये है। ओके, उसमें दूसरा केस था, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, विष्णु काया वर्सेस विष्णु माया। ठीक है, ये AIR 1980, सिक्किम 80 है, 80 सिक्किम हाईकोर्ट का केस है। और इसमें क्या बोला गया था, दैट फॉर रिडेम्पशन मॉर्गेज शुड बी लॉफुल और वैलिड। रिडेम्पशन तभी होगा जब मॉर्गेज लॉफुल है, अगर मॉर्गेज ही अनलॉफुल है तो रिडेम्पशन का राइट अराइज ही नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रीरिक्विजिट है कि मॉर्गेज शुड बी लॉफुल और वैलिड। ठीक है, अब ये केस देख लो। उसके बाद चंपा सिंह वर्सेस कृष्णा। आप ये वाला केस लिख लो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे देती हूँ। ये विष्णु काया लिखा है, विष्णु काया, विष्णु माया, 1980 AIR सिक्किम हाई कोर्ट। ठीक है, मॉर्गेज शुड बी लॉफुल और वैलिड। सेकंड है
चंपा सिंह वर्सेस कृष्णा, चंपा सिंह वर्सेस कृष्णा, AIR 1988, सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ था, एब्सोल्यूट राइट है ये किसका, इट वाज हेल्ड दैट जो मॉर्गेज जो रिडेम्पशन का राइट है वो एक एब्सोल्यूट राइट है मॉर्गेजर का, एंड कोई भी रिस्ट्रिक्शन इस पे नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, सो जो मॉर्गेज का राइट है वो एब्सोल्यूट राइट है मॉर्गेजर का, नो रिस्ट्रिक्शन कैन बी पुट टू इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्लास में आज समझ में आया होगा, एंड या सो टुमारो विल स्टार्ट विथ फोरक्लोजर, एंड हम फोरक्लोजर रिडेम्पशन में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग की जो पैडागॉजी होगी वो ऐसी होगी कि हम पहले टीपीए में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि मॉर्गेज 58 हो गया, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज हो गया, रिडेम्पशन फोरक्लोजर का राइट हो गया, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आती ही आती है। उसके बाद हम लीज पढ़ेंगे, क्योंकि जो मॉर्गेज का पार्ट है वो बहुत लंबा है, ऑलमोस्ट सेक्शन 54, सेक्शन 58 से लेके सेक्शन 100 तक है, जिसमें बहुत सारे सेक्शन है जो कि जरूरी नहीं है। ठीक है, और हमारे पास क्योंकि कम टाइम है तो वी हैव टू फोकस ऑन ओनली दोज पोर्शन, ओनली दैट पोर्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो कि नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला पार्ट है वो हम एकदम लास्ट में जल्दी जल्दी एक बार बस रीड करके उसको कवर कर लेंगे। पहले हम इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट करेंगे एंड देन वील गो टू जो भी चीजें बची होंगी उस पे। तो मॉर्गेज फोरक्लोजर रिडेम्पशन कंप्लीट करने के बाद वी विल मूव ऑन टू द लीज पोर्शन डायरेक्टली। लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लीज के भी काफी सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। तो हम लीज कंप्लीट करेंगे, वंस वी आर डन विद द लीज उसके बाद टीपी में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट बची हुई होंगी, इंपॉर्टेंट को कवर कर लेंगे, जो भी चीजें बची हुई होंगी ना वो हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जिसको हमको सिर्फ एक बार रीड करना है। जो मैं बार बार बताती जा रही हूँ ना, जैसे सेक्शन 58 है, अच्छे से पढ़ के जाना है, सेक्शन 60 है टीपीए का, अभी हम फोरक्लोजर पढ़ेंगे 67 वो है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। सेल का प्रोविजन सेक्शन 54 अच्छे से पढ़ना है। लीज में 105, 106, 107 जो मैं बताऊंगी वो अच्छे से पढ़ना है, तो आप उनको ध्यान रखो। ठीक है, तो वी हैव टू डू दिस स्मार्ट स्टडी, हमको सब कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा सिलेबस में नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद लीव स्टार्ट करेंगे फोरक्लोजर खत्म करने के बाद, एंड देन इन दी एंड हम टीपीए का जो बचा कुचा पोर्शन है, जो थोड़ा बहुत बस रीड करना है, हम वो कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो, थैंक यू।